हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा सिंह है। आज से हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो आगे भी हम लोग कुछ अलग सब्जेक्ट वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अपना ये नया चैनल बनाया है और ये पीसीएस आरओ की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। गाइज, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए। क्योंकि गाइस आपके लिए जो वीडियो हम बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाएंगे और कोशिश रहेगी पूरी कि कम से कम आपके क्वेश्चंस यहाँ से आए। जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके नीचे उसका क्वेश्चंस जरूर मेंशन करेंगे, वो चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। जो बच्चे 2021 का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है, और जो बच्चे 2022 का पेपर देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है गाइस, आप लोग क्वालिटी खुद चेक कर लीजिएगा। वीडियो बन बन रहे हैं, आप लोगों के सामने हैं। अगर पसंद आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि खाद्य और कृषि संगठन जो है आजकल ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये काम क्या करता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये बना कब, अगर हम इसके बनने की बात करते हैं तो ये आपके पीटी के लिए आता है। ठीक है, आरओ या आरओ एग्जाम या कोई भी आपका वनडे एग्जाम होगा उसमें इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये पूछ लेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर पीसेस तक एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका एम क्या है वो पूछा जा सकता है। इसकी पॉलिसीज क्या है और इसके प्रोग्राम्स क्या है, तो आज हम लोग उन पे बात करेंगे। और ये किन किन क्षेत्रों में काम करता है और क्यों करता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि फाओ, तो फाओ है क्या। फाओ यूएन की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। हम लोग ये देखेंगे ये क्या करती है और इसको देखेंगे कि 2020-21 के लिए इसका थीम क्या रहा है। ठीक है गाइस, तो सारी चीजों को आप लोग रखिएगा, पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसकी थीम क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आरओ के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर जो बच्चे, अगर कुछ डिटेल में पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट में, अगर पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं तो भी पूछ लिया जाता है कि ये किन क्षेत्रों में काम करती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एम्स क्या है और किन सेक्टर में ये काम करती है। और अगर मेंस में भी लिखने को आएगा तो यही पूछा जाएगा कि जो फाओ है क्या करती है और किस तरह से ये भारत को सपोर्ट कर रही है, या ये डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट कर रही है, या थर्ड कंट्रीज जिनको कहा जाता है उनको ये कैसे भुखमरी से निकलने के लिए सपोर्ट कर रही है। गाइज, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग ये समझ के चलिए कि इससे आपका पीटी कवर होगा, मेंस कवर होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ ये टॉपिक आपका काम आने वाला है उसके रिलेवेंस भी जान लीजिए। अ, हर टॉपिक के लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर चाहे वो प्री के लिए बन रहा हो और चाहे वो मेंस के लिए बन रहा हो। तो ये टॉपिक आपका पीटी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है गाइस, और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, उसका आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू में क्यों पूछा जा सकता है। क्योंकि कोविड-19 के दौरान जहां पर इतने सारे भुखमरी फैली हुई थी, माइग्रेंट्स लेबर्स के सामने इतना सारा प्रॉब्लम था, गरीब देशों के सामने प्रॉब्लम था, तो फाओ ने वहां पर फूड जो पहुंचाया है, जो उनकी हेल्प की है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कभी भी पेपर में आ सकता है। ये 21 और 22 दोनों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ ये देख लीजिए, रोम में हुआ है। गाइस ये गलत लिख गया, ये रोम है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, रोम इटली में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में है। 1945 में इसका गठन किया गया था, 16 अक्टूबर नहीं भी याद होगा तो चलेगा गाइस, लेकिन 1945 में ये गठित की गई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये किस लिए काम करती है, तो ये भुखमरी से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर काम करती है। यानी ये क्या कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। किस लिए कर रही है कि गरीब देशों को और जरूरतमंद देशों को क्या करा सके, गरीबी से निकाला जा सके, उनको भोजन अवेलेबल करवाया जा सके। खाद्य और कृषि संगठन का लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सक्रिय स्वास्थ्य जीवन के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक लोगों की क्या हो सके, एक्सेसिबिलिटी हो सके, पहुंच सके। ठीक है,
हाई क्वालिटी फूड और हेल्दी लाइफ के लिए क्या ये करती है, उनको इंश्योर करती है। ठीक है गाइस, हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग 2000 अभी इसकी रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है पीटी के लिए बहुत ही मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपके लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो एनिवर्सरी मनाई गई थी 16 अक्टूबर 2020 को, इसके कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और भारत ने क्या किया था, 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ ओकेशंस। ठीक है, इस ओकेशंस पर क्या किया था इन्होंने, 75 रुपीज का एक कॉइन जारी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रिपोर्ट की अगर बात करें तो इनकी रिपोर्ट कौन कौन सी है अगर पूछ ले, सबसे पहले फाओ किसके अंदर काम करता है, फाओ किसकी है, यूएन की है, यूनाइटेड नेशन की संस्था है। इसके अंदर काम क्या क्या किए जाते हैं, तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, खाद्य संगठन पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है, कहाँ पर कितना क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कि 2019 सॉरी कोविड 19 जो है वैश्विक महामारी के कारण विश्व के कुछ हिस्सों को गंभीर और चरम भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर ये संकट फूड क्राइसिस क्या है, यही है आपका कि कोविड 19, अब इसको करंट से जोड़ लीजिए और मेंस का टॉपिक तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, जीएस में जो मेंस आप लिखेंगे जाके उसका टॉपिक तैयार हो जाएगा कि रिपोर्ट कोविड 19 महामारी के दौरान पर जो भी देश भुखमरी से क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भुखमरी अब एक महामारी बनने के कगार पर है। तो मतलब कोविड 19 तो एक है, ठीक है गाइस, वो तो एक एपिडेमिक है ही है, और ये जो हंगर है, हंगर भी एक एपिडेमिक के रूप में ही निकलेगा क्योंकि लोगों के रोजगार चले गए हैं, इकोनॉमिक पूरी शटडाउन कर गई है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं इस चीज को। तो ये क्या करता है, उस पर एक ग्लोबल रिपोर्ट तैयार करता है और जिन देशों को जरूरत होती है उनको सपोर्ट करता है। स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट अगर इसकी बात करें तो उससे पहले हम लोग देख लें कि जो इनकी रिपोर्ट आई है 2020 की, उसमें इन्होंने कहा क्या क्या, कौन कौन से कंट्रीज को इसमें शामिल किया है गाइस, क्योंकि ये पीटी के एग्जाम से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन्होंने बोला है जो रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु कौन से, और देखिए गाइस इसमें हम लोग इनके सारे इनिशिएटिव्स को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उनको डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो रिपोर्ट में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, किस पे किया गया है कि जो हंगर है वो एपिडेमिक ना बनता है, क्योंकि माना जा रहा है कि कोविड 19 के बाद हंगर क्या बनेगी, एक भुखमरी क्या बनेगी, एक आपदा बनकर आएगी, एक महामारी बनकर आएगी। तो रिपोर्ट के अनुसार अगर खाद्य सुरक्षा की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2020, अगर हम लोग बात करें वर्ष 2020 की गाइस, तो ये जो वर्ष 2020 है, यहाँ पे लोगों के सामने खाद्य की जो इनसिक्योरिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2.65, कितनी हो जाएगी, 2.65 करोड़। एक मिनट गाइस, 2000 तक कितनी हो जाएगी, 26.5 करोड़ में हो जाएगी ये। और जो कंपेरेटिवली 2019 में की थी सिर्फ 13 करोड़ थी। तो अब आप लोग समझ ही रहे हैं कि ये दोगुना हो रही है, दोगुना से भी ये ज्यादा हो रही है। तो ये डाटा डायरेक्ट स्टेटमेंट में प्री में पूछा जा सकता है गाइस, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि गंभीरता की दृष्टि से वर्ष 2019 में आर्थिक संकट का सर्वाधिक सामना कौन कौन से देश कर रहे हैं गाइस, नोटिस करिएगा कि 10 देश कौन कौन से हैं जो इसका सामना कर रहे हैं। वो है आपके यमन, अफगानिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, वेनेजुएला, सूडान, दक्षिण सूडान, इथोपिया, सीरिया और नाइजीरिया और हेती। कौन कौन से हैं गाइस, तीन चार दे देगा, उसमें कोई एक ऐसा भी दे देगा जो इस रिपोर्ट में शामिल नहीं था। ये इस रिपोर्ट की बात हुई है गाइस, याद रखिएगा, अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो ये 10 कंट्री हैं। अगर भारत के रेफरेंस में पूछ लिया जाएगा तो नहीं, अमेरिका के रेफरेंस में पूछ लिया जाए तो नहीं। अगर किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं तो आंसर भी जो हम टिक करते हैं पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर ही करते हैं। मान लो कि फाओ के बारे में पूछा है तो हम WHO का जो प्रोग्राम फूड का चल रहा है उसको कभी मेंशन नहीं करेंगे। अगर फाओ का पूछा है तो फाओ के रिगार्डिंग ही हम अपना आंसर टिक करेंगे। ठीक है गाइस,
कौन कौन से 10 देश शामिल हैं? यमन, अफगानिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, वेनेजुएला, सूडान, दक्षिण सूडान, इथोपिया, सीरिया, नाइजीरिया और हेती। आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कंट्रीज भी रहते हैं। ठीक है। अगर बात करा जाए कि इन देशों में खाद्य संकट के कारण क्या है, तो वही जो मैंने अभी बोला था कि यहाँ पे हिंसक, यहाँ पे वायलेंस सबसे ज्यादा होता है। मौसमी जो डिस्टरबेंस है मौसम का, वो बहुत ज्यादा होता है। साथ ही फसलों पर मरुस्थलीय टिड्डों के हमले ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको पता है कि अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान से भारत में इस बार टिड्डे आ गए थे। तो ये सारी चीजें क्या है, हम टॉपिक एक पढ़ रहे हैं, उसके कुछ पॉइंट्स अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उसके जो डिटेल है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे गाइस। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगे। अगर इन 10 देशों की बात कर रहा है, अगर ये फाओ क्या कर रहा है, इन 10 देशों की बात कर रहा है इनके अकॉर्डिंग, और ये क्या है, ग्लोबल लेवल पर रिसर्च किया हुआ है डाटा, इसलिए हम इसको मानेंगे। 10 देशों में 8 करोड़ से अधिक, समझ रहे हैं गाइस, 8 करोड़ से अधिक लोग अस्थायी रूप से खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। यानी खाद्य असुरक्षा का सामना कितने लोग कर रहे हैं? 8 करोड़ से अधिक लोग। खाद्य असुरक्षा से पीड़ित कुल लोगों की संख्या कितनी है? 65% का हिस्सा है। टोटल अगर देखें तो 65% का हिस्सा है। ठीक है, 65%, 65% का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार किसी अन्य क्षेत्र के देशों की तुलना में अस्थायी खाद्य असुरक्षा का सर्वाधिक प्रभाव अफ्रीका के देशों पर हुआ है। और आप लोगों ने, अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो उन्होंने देखा होगा कि ब्रिटिश काल से ही वहां पे गरीबी अपनी चरम सीमा पर रही थी, क्योंकि शोषण वहां पे चरम सीमा पर हुआ था। और वहां पे जो उनके रिसोर्सेस पर अधिपत्य, जो एक अधिकार, एक जो उनके ऊपर ऑनरशिप ब्रिटिश ने हथियार ली थी, वो काफी टाइम तक उनके लिए हर तरह का संकट ही खड़ा कर रही थी। ठीक है गाइस, तो वहां पर आज भी वो चीजें देखने को मिलती हैं, गरीब देशों में आता है। रिपोर्ट के एक अनुमान के मुताबिक कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा में वृद्धि होगी। इस पॉइंट को जरा सुनिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव के कारण क्या वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा में वृद्धि होगी? देखिएगा, इस तुरंत ऑप्शन बन जाता है हमारा, तुरंत क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है क्या, कि फाओ की रिपोर्ट के अनुसार, या ना भी बोले तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों के कारण क्या वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा में वृद्धि होगी। अब अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इसको मेंस का आंसर अपने आप बनाकर लिख सकते हैं, आदत डालिए जिससे आप क्वेश्चन अपने आप बना सकें। रिपोर्ट में जिन देशों का उल्लेख किया गया है वहां की स्वास्थ्य प्रणाली या आर्थिक सुरक्षा का ताना बाना कोविड 2019 महामारी जैसी विकराल चुनौती से निपटने में बेहद संवेदनशील है। इसीलिए इन देशों को दी जाने वाली सहायता पर स्तर बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि नॉर्मल डेज में भी इनको क्या किया जाता है, नॉर्मल डेज में भी इनको वो फूड सिक्योरिटी दी जाती है। अफगानिस्तान में दी जाती है, सीरिया, हेता में, सूडान में, इथोपिया में, सब जगह दी जाती है, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट का असर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे डिस्टरबेंस होता है, वहां पे अलग अलग पार्टियां होती हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आतंकवाद फैला हुआ है, वायलेंस होता रहता है, तो वहां पर वैसे भी दी जाती है। लेकिन अब महामारी के दौरान पर वहां पे जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती थी वो भी शट डाउन होने के कारण अब ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है गाइस। अब इसमें दक्षिण सूडान की बात कर रहे हैं। अगर साउथ सूडान क्या है, तो साउथ सूडान आपका है अफ्रीका में। दक्षिण सूडान की 60% से अधिक आबादी 2019 में खाद्य संकट का सामना कर रही है। यानी अगर यहाँ पर 100 लोग हैं तो 60 लोग भूखे ही हैं। ठीक है। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन तथा आर्थिक मंदी ने इस खाद्य संकट को और गहरा बना दिया है। साथ ही दिहाड़ी कामगारों पर भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका क्वेश्चन बनता जा रहा है। अगर कोई आंसर लिख सकता है तो प्लीज मुझे जरूर लिखकर कमेंट करे कि मैम मैंने आंसर लिखा है। क्वेश्चन अपने आप फॉर्म करे, क्वेश्चन बन सकता है गाइस। अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों के कारण क्या वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा में वृद्धि होगी?
अभी इसके देखिए पीछे पॉइंट सारे दिए हुए हैं, वो आप लोग लिख सकते हैं। और आवश्यकता खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को भी किसी भी परिस्थिति में जारी रखने पर बल दिया जाएगा। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में क्वेश्चन पक्का बन सकता है, प्री में क्वेश्चंस निकल सकते हैं, 21 और 22 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है खाद्य असुरक्षा? तो अगर हम लोग खाद्य असुरक्षा की बात करेंगे, खाद्य असुरक्षा क्या है? तो जन सामान के लिए खाद्य पदार्थों की उचित आपूर्ति न होना, साथ ही खदानों तक लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच न होना। यानी फिजिकल और इकोनॉमिकल दोनों एक्टिविटी जहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, वहां पे फूड क्राइसिस होगा। अब विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या है, अगर इसके बारे में जान लें, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री की आपूर्ति करती है। गृह युद्ध के टाइम में करती है, प्राकृतिक आपदाओं के टाइम में करती है। इसकी शुरुआत कब की गई थी विश्व खाद्य कार्यक्रम की? 1963 में की गई थी। कब की गई थी गाइस? 1963 में की गई थी। ठीक है। खाद्य सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ यह सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं में भी सहायता प्रदान करता है। यह संगठन एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित किया जाता है। विभिन्न देशों की सरकार निगमों और निजी इसमें क्या करते हैं, अपनी स्वेच्छा से, जो प्राइवेट एजेंसीज है, कॉरपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं देशों की, वो क्या करती हैं इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करती है, डेट्स मीन्स की फंड देती है। अब अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात की जाए, तो आप लोगों को पता चल गया है, आपने सुन लिया है कि फूड होता क्या है। उद्देश्य क्या है इसका? जीरो हंगर करना है। कब तक करना है? 2030 तक। मेन इंपॉर्टेंट 2021 प्री के लिए 2030 तक क्या करना है गाइस? जीरो हंगर करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके तहत करना है। ठीक है, जीरो हंगर। जो भी हमारे वहाँ वुमेन्स हैं, लड़कियां हैं, और जो फिटिंग करवाने वाली वुमेन्स हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए पोषण का क्या करना है? एक आवश्यकताओं को पूरा करना है। जीवन के प्रथम 1000 दिनों के दौरान पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करना है। खाद्य सुरक्षा का मानचित्रण एवं विश्लेषण करना है। खाद्य आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को सशक्त करना है। ये सब क्या है गाइस इसके इम्पोर्टेंट है। जो भी चाहे मुझे आंसर लिखकर भेज सकते हैं, ये आंसर पूरा फॉर्म हो जाएगा आपका। ठीक है। और जो नहीं कर पाएंगे वो भी मुझे कमेंट करेंगे, हम लोग आंसर राइटिंग सेशन भी करेंगे गाइस। लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो आप लोग बोल दीजिएगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करेंगे। मोस्ट पीपल जो हैं वो हिंदी मीडियम में रिसोर्स की कमी के कारण अच्छा कंटेंट नहीं पा पाते, इसलिए क्लास हिंदी में है। अगर जिसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश का और भी इनको डेटा दिया जा सकता है। और आप लोग अगर चाहें तो मुझसे जुड़ भी सकते हैं, अदर क्लास के लिए भी सजेशंस दे सकते हैं। भविष्य की राह क्या है? खाद्य सुरक्षा, पोषण व कृषि आधारित आजीविका को सशक्त बनाने के लिए, यानी जो हमारी लाइवलीहुड है उसको क्या करना है? एम्पावर करना है। और अगर विश्वव्यापी महामारी के कारण लोगों की आजीविका के साधन समाप्त हो गए हैं, तो स्वास्थ्य संकट खत्म होने के बाद एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें पहले से इन सब चीजों के लिए क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। ठीक है गाइस, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम लोग स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट की बात करें, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है वो हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं गाइस, वो भी करी जाएगी आपके साथ पूरी फॉरेस्ट रिपोर्ट। करंट ऐसा पढ़ाया जाएगा कि कहीं से आपका कुछ भी ना छूटे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं कि 1961 में क्या इन्होंने बनाया था। तो फाओ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खाद्य मानकों, दिशा निर्देशों और विषय वस्तु को विकसित करने के लिए 1961 में कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन, ये है गाइस, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन 1961 में बनाया था। किसकी हेल्प से बनाया था? फाओ और डब्ल्यूएचओ ने दोनों एक दूसरे के सहयोग से क्या बनाया था? सीसीए बनाया था, सॉरी सीएसी बनाया था, सी ए सी। तो अब सीएसी है क्या? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं हम लोग।
वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में लिखा हुआ है। अब 1966 में इन्होंने एक पहल और की थी, उसको हम लोग देखते हैं कि 1966, सॉरी सॉरी गाइस, 1996 में, ठीक है, ये है गाइस 1996 में। 1996 में फाओ ने विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर एज अ रेफरेंस अगर आपको कहीं आंसर लिख रहे हो और अगर इनके प्रोग्राम्स पूछ लिए जाएं, तो बस उनको पॉइंट आउट करने के लिए ये होता है कि आपका जो आंसर है ना, वो कंटेंट रिच बन जाए, क्योंकि आंसर लिखने का तरीका होता है। गाइस, आज ये मेरी पहली क्लास है, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नहीं समझ में आता है डिसलाइक करिएगा, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो करिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी हम लोग आगे इसको कर पाएंगे। 1996 में फाओ ने क्या किया था, विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द फूड वर्ल्ड फूड समिट ड्यूरिंग विच द रोम मैनिफेस्टो was signed which set the goal of halving the numbers of people suffering from hunger in the 2015। तो कह रहे हैं कि जितने वर्ग इन्होंने जो बनाया था, विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था गाइस, रोम में हुआ था, रोम मैनिफेस्टो में। इसके दौरान रोम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, तो वहां पर क्या किया गया, एक, अब जैसे मान लीजिए कि ये डिक्लेरेशन कैसे होते हैं, अगर हम इनकी बात करें, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये टेबल है और यहाँ पर विश्व के कई सारे देश जाकर बैठे हैं। इस जगह का नाम क्या है, XYZ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा उसको इस जगह के नाम पे रख दिया जाता है। तो इन्होंने क्या करा, उसका नाम रखा रोम घोषणा पत्र, और इस पे सबने क्या करा, साइन कर दिया। साइन करने वाले कंट्री जो होते हैं, उसके अंदर जो कुछ दिया होता है उसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं, और वो जाकर अपने देश में उसी तरह से क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। ठीक है गाइस, क्या करते हैं, उसी तरह से चेंजेस करते हैं। जिसने वर्ष 2015 तक, और इस रोम घोषणा पत्र में क्या कहा गया था, 2015 तक भूख से पीड़ित लोगों की संख्या को आधा कर देना है गाइस, हाल्फ कर देना है, हाल्फ समझ रहे हैं, आधा कर देना है, पूरे का आधा। पूरे का आधा करने का मतलब है कि अगर 13 करोड़ लोग थे, तो उनको कितना कर देना है, 2019 में हमारे वहां 13 करोड़ लोग थे, ठीक है। जो 2020 में अनुमान कितना रहा, 26 करोड़ हो जाएंगे। मतलब आधा करने के बजाय आधा बढ़ गए, देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। रिवाइव होगी पॉलिसी, क्वेश्चंस बनेंगे आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और आंसर राइटिंग में आपको हेल्प कर सकता है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं गाइस, यहाँ से याद रखिएगा, जो रोम मैनिफेस्टो था 2015 तक, उसमें क्या कहा गया था कि इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि IPCC क्या है, अंतरराष्ट्रीय पौधा संरक्षण अभिसमय क्या है, इंटरनेशनल पैनल क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके बारे में इन्वायरमेंट में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इसका रेफरेंस लेंगे कि द फाओ क्रिएटेड द इंटरनेशनल पैनल प्रोटेक्शन IPPC 1952। ये किस लिए कार्य करती है, ये कार्य करती है, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। अभी हम लोग धीरे धीरे IPPC पर अलग से लेकर आएंगे टॉपिक, एक अलग, और उस पे आपका CAC पर अलग से लेकर आएंगे। इसमें सिर्फ आप लोग समझ लीजिए कि क्या क्या मेंशन है। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन वेज, ये गाइस आपका सेकंड पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट आपका क्या था कि इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन क्या है, इसमें क्या किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पौधा संरक्षण बनाया जाएगा। गाइस ये अभी समय है, ठीक है, अभी समय, ये पूरा एक में है, अभी समय है। उसमें क्या किया जाएगा, जो बीज होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको जो जेनेटिकली बचा के रखा जाएगा, उनके लिए एक बैंक बनाया जाएगा। ये सब हम लोग करंट में डिस्कस करते रहेंगे, काफी साल से इन सब चीजों पे काम चल रहा है। अगर अब हम लोग बात करें कि फाओ खाद्य और कृषि के लिए वनस्पति आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ITPGRFA, जिसे पादप संधि और बीज संधि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये क्या है गाइस,
फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन वेजिटेबल्स जेनेटिक रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। क्या है ये? प्लांट ट्रीटी है, जो लॉन्ग ट्रीटी भी होगी, जो आपकी काफी समय तक चलेगी। ठीक है गाइस। खाद्य कृषि संगठन और कृषि के लिए वनस्पति अनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ITPGRFA, जिसे पादप संधि और दीर्घ संधि के नाम से भी जाना जाता है, ये गाइस क्या करेगी? पादप संधि है, और गाइस ये बीज संधि है। ठीक है, ये सीड्स है आपका। वहां पे लॉन्ग लिख गया है, वो भी गलत है, वो सीड है आपका। क्या है गाइस? सीड है। प्रिंटिंग एरर है, सीड की बात कर रहे हैं। अच्छा, सीड को देर तक बचा के रखना मतलब जो हमारे वहाँ प्रजातियां जो खत्म हो रही हैं, ये दीर्घ नहीं गाइस, सीड्स है। पीछे भी उसको सही कर लीजिएगा। ठीक। जो प्रजातियां हमारे वहाँ खत्म हो रही हैं उनको बचा के रखना है, कैसे रखना है जिससे हम उनको लॉन्ग टर्म तक पाल सकें, तो ये सारी चीजें जो हैं इस पे हम लोग देखेंगे। अब इसका जो 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, आयोजन हुआ था, तो सकत विकास शिखर सम्मेलन में विश्व स्तरीय कृषि विरासत प्रणाली, ठीक है, ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, इसको भी बचा के रखना था, क्योंकि कृषि पद्धति हमारी कैसी थी उसे बचा के रखना है, जो वनस्पतियां खत्म हो रही है उन्हें बचा के रखना है, जो बीजें खत्म हो रही है उनको बचा के रखना है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा क्या है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को क्या करना है? बचाना है, जो भी हार्म हो रहे हैं उनको बचाना है गाइस। ठीक है। एक ये छोटा सा टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस किया था फाओ के ऊपर। एक छोटा सा क्वेश्चन भी इस पे बन सकता है। अगर हम लोग बात करें कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के आयोजन का उद्देश्य जंगलों में हो रहे अंधाधुंध कटाई से हमारे पर्यावरण में हो रहे बदलाव और होने वाले दुष्परिणाम से लोगों को जागरूक करना है। मतलब जो भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है वो, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग पड़ रही है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि मीथेन गलत है, कहीं पर कौन कौन सी गैसें हैं, CFC है, HFC है, तो उन सबका जो प्रभाव बढ़ रहा है सिर्फ किसके कारण? पेड़ के कटने के कारण। तो उसके बारे में लोगों को क्या करना है? जागरूक करना है। लगातार हो रहे वनों की कटाई के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो बढ़ रहा है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही क्या है, खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए। तो हमें इन सब चीजों से लोगों को अवेयर करना है और फॉरेस्टेशन करवाना है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ऑफ इंटरनेशनल डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ठीक है, विश्व वन दिवस और इंटरनेशनल डे, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एवरी वन एवरी ईयर। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है आपका 21 मार्च को। पता होगा गाइस, अभी मनाया गया था 21 मार्च को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है RO और PCS में कि कब मनाया जाता है, कौन मनाता है। The international level in the order to increase the public awareness among communities about the value, significance and contributions of the forest to balance the life cycle on the earth। ठीक है गाइस, क्या करना है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था ये भी देख लीजिए। 1971 से में पहली बार मनाया गया था। 1971 में पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? दुनिया के तमाम देश अपनी मातृभूमि यानी अपनी जो मदर लैंड है की मिट्टी और वन संपदा का महत्व समझें, अपने देश के वनों और जंगलों का संरक्षण करें। और हम भारत की बात करें तो 22.7% भूमि पर ही वनों और जंगलों का अस्तित्व रहा है। भारत में वन महोत्सव जुलाई 1950 से ही मनाया जा रहा है। तो हमारे वहाँ हम लोग वन महोत्सव कब से मना रहे हैं? 1950 से मना रहे हैं गाइस। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए कि कभी कभी भारत के कौन रेफरेंस में पूछेगा तो कभी वर्ल्ड के रेफरेंस में पूछेगा। उद्देश्य क्या था कि जो हमारी मदर लैंड है उसकी सॉइल और उसके जो फॉरेस्ट एसेट्स है उनको बचाना मेन उद्देश्य था। उसके लिए देशों को क्या करना? अवेयर करना कि देखो भाई अपने वहां भी बचाओ ना, वो क्या करेगा? क्लाइमेट चेंज करेगा, फिर उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। ठीक है।
अब अगर हम लोग इसके क्वेश्चंस पे बात करें गाइस, तो सबसे पहले इसका थीम देख लेते हैं एक, कि 2020 का थीम क्या था। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे का थीम हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 2020 का थीम क्या था? फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी। और 2021 का थीम क्या है गाइस? 2021 का थीम है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। क्या है गाइस? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, ये इसका क्या है? थीम है। तो गाइस अगर हम लोग इसके क्वेश्चन की बात करें, तो इसका फाउंडेशन कब हुआ है पूछ सकता है। 2021 का थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 22 में भी जो आएगा उसका भी थीम आपको पता होना चाहिए। तो ये हर साल आता है। और जब भी याद करिएगा 3 साल का करिएगा, पीछे साल का, करंट साल का और आने वाले साल का। यानी अगर आप 21 का पेपर दे रहे हैं तो 22 का और 19 का आपको पता, सॉरी 20, 21 और 22, ऐसे 3 साल का पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे वहां से निकल जाते हैं। जैसे 2016 का था फॉरेस्ट एंड वाटर, 2017 का था फॉरेस्ट एंड एनर्जी, 18 का था फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल साइट्स। अब 2019 में आपको पता है कुछ हो नहीं पाया है, तो 2020 का है फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी, और 2021 का है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ठीक है गाइस। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, पीटी का क्वेश्चन मैंने एक यहाँ पर बनाया है, आप लोग देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इट्स सेलिब्रेटेड इन 15th एनिवर्सरी इन अक्टूबर 2020, गलत। हम लोगों ने 75th अभी देखा था ना गाइस, 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। और भारत सरकार ने क्या किया था? भारत सरकार ने इसके ऊपर 75 रुपए का एक कॉइन भी जारी किया था, 75 रुपीज का एक कॉइन भी जारी किया था, 75वीं वर्षगांठ भी थी। इट इज अ हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल गलत। हम लोगों ने देखा था रोम इटली में है। इटली खाई जाती है, तो खाने का जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पर है? वहीं पर है। ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा, ट्रिक्स होती हैं, वरना हम बार बार जब कंप्लीट हो रहा होता है हमारा सिलेबस तो हम बहुत कुछ भूल रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लगी, एफर्ट्स कैसे रहे हैं। मिलते हैं आपसे कल किसी एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग किसी विशेष टॉपिक पे चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो बनाया जा सकता है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके बाय। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है डिसलाइक करिएगा। कोई चाहते हैं कि रिफॉर्म करें, उसमें कुछ मेंटेन करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें कमेंट करिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।